Hello everyone, very good morning to all of you. उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी। पार्ट 12 के बाद पार्ट 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आज, और इसके बाद अभी हमारी 2 क्लासेस और रह जाएंगी। कुछ टेक्निकल इशू है, मैं जानता हूं, जो क्लास 12 है वो नहीं चल रही है। कुछ टेक्निकल इशू है, उसको मैं दूर करवा रहा हूं, और उसके बाद उसे हो सकता है री अपलोड कराना पड़े। तो अगर री अपलोड कराना पड़ेगा तो मैं उसे करवा दूंगा, लेकिन आज शाम तक आपको पार्ट 12 मिल जाएगा। मैं बस ये चाहता हूं कि री अपलोड ना कराना पड़े। अगर री अपलोड कराना पड़ेगा तो देखता हूं, आज शाम तक उसे करा दूंगा, ठीक है। तो पार्ट 12 शाम तक मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं किया उनको, बाकी लोगों ने तो कर ही लिया था। खैर, किया हो या ना किया हो, क्योंकि ल्यूसेंट की प्लेलिस्ट अलग है इस चैनल में, तो ल्यूसेंट की प्लेलिस्ट में वो वीडियो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी 15 क्लासेस का होना जरूरी है। तो मैं जानता हूं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोग उसको बार बार मत कहो, वो चीज मेरे तक पता है, मैं जानता हूं उसको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज के हमारे 100 क्वेश्चन, जो कि क्लास 13 का हिस्सा है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, जो मेरे अनअकैडमी पर कोर्सेज चल रहे हैं, एक अभी हाल ही में स्टैटिक जीके का बैच स्टार्ट हुआ है। ये स्टैटिक जीके का बैच जो है, ये आपका स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्टार्ट हुआ है। साथ में आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए, आने वाले डीआरडीओ एमटीएस एग्जाम के लिए स्टार्ट हुआ है। साथ में स्टैटिक जीके के अलावा फुल जीएस का कोर्स भी चल रहा है। ये जो जीएस का कोर्स चल रहा है, इसमें अभी ज्योग्राफी चल रही है, फिर इसमें साइंस होगी, और फिर इसमें इको होगी। मतलब कहने का, इसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी छूट चुका है अब, लेकिन ये इस मंथ के एंड तक खत्म हो जाएगा। जो नया बैच आ रहा है, ये आ जाएगा जनवरी के फर्स्ट वीक में। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए ये है मेरा डिस्काउंट कोड VARUN वरुण 777। जिन लोगों ने भी प्लान कर रखा हो आगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, वो लोग इसका ध्यान रखें। इसको अगर आप लगाएंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर। अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, विच मैमल्स हार्ट वेट ऑफ 600 kg अराउंड। आपसे पूछ रहा है, एक बार मैं देख लूं आवाज तो मेरी पहुंच रही है आप सभी तक, आवाज क्लियर है आप सभी को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि इनमें से कौन सा मैमल है जिसके हृदय का वजन 600 ग्राम होता है, जिसके हार्ट का वेट कितना होता है, 600 ग्राम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एलिफेंट नहीं है, ये है ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जीव जिसके हृदय का वजन सबसे ज्यादा है तो वो ब्लू व्हेल ही है। इससे ज्यादा किसी के हृदय का वजन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि धन्वंतरी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है। ये कई बार पूछा गया एसएससी में क्वेश्चन है कि धन्वंतरी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, धन्वंतरी अवार्ड मेडिकल फील्ड में दिया जाता है। मेडिकल फील्ड में भी कौन से फील्ड में, क्योंकि मेडिकल में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एलोपैथिक आ जाती है, होम्योपैथी आ जाती है, आयुर्वेदा आ जाती है, यूनानी, सिद्ध, बहुत सारी आ जाती है दवाएं। तो मेडिकल फील्ड में भी अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है, ये रिलेटेड है किससे, आयुर्वेदा से रिलेटेड है। तो मेडिकल में आयुर्वेदा फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, धन्वंतरी अवार्ड। साथ में आपको ध्यान रखना है, ये जो धन्वंतरी अवार्ड है, इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेदा, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्ध, और एच का मतलब है होम्योपैथी। होम्योपैथी। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के हमारा मिनिस्टर कौन है? यह है श्रीपद नायक। क्या नाम है? श्रीपद नायक। ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत डिटेल इतनी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आसपास की डिटेल जरूर ध्यान रखना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन आसपास की डिटेल से भी लगातार बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड हिटलर हैड कमिटेड सुसाइड। पूरा क्वेश्चन यहां पे छप नहीं पा रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है
कि हिटलर ने सुसाइड कब कमिट किया था, तो आपको ध्यान रखना है ये डेट थी 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में सुसाइड कमिट किया था। और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये हिटलर की वाइफ है। हिटलर से इनकी मुलाकात जब ये 17 साल की थी तब हुई थी। ये एक मॉडल थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ईवा ब्राउन। तो ध्यान रखिएगा हिटलर और हिटलर की वाइफ का नाम ईवा ब्राउन। ईवा ब्राउन का नाम मैंने क्यों लिखा हुआ है यहां पर? क्योंकि हिटलर के साथ ही 30 अप्रैल 1945 को ईवा ब्राउन ने भी सुसाइड कमिट किया था बर्लिन में। ओके, लेकिन हिटलर ने अपनी जान बंदूक से ली थी, इन्होंने अपनी जान साइनाइड से ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्रा एड्रेसेस टू विच गॉडेस। आपसे कह रहा है जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा हुआ मैं आपको पढ़ाने आ गया, सुबह सुबह मंत्र भी मैंने बोल लिया। गायत्री मंत्रा ये जो है ये कौन सी देवी को एड्रेस करता है? गायत्री मंत्रा एड्रेस करता है सविता देवी को। ध्यान रखिएगा, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, अन्नपूर्णा लगा देते हैं ज्यादातर लोग, या गॉडेस दुर्गा लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्रा इज एसोसिएटेड विद सविता देवी। ओके, और मंत्रों के बारे में हमें कौन से वेद से पता लगता है? तो ध्यान रखिएगा ये है ऋग्वेद। ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें मंत्रों के बारे में पता लगता है, सबसे पुराना वेद। एग्रीकल्चर वर्ड इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है जिसका नाम है कृषि, हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ये कौन से लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैटिन वर्ड। अगला क्वेश्चन है HIV वायरस वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज। आपसे क्या कह रहा है? HIV वायरस मानव शरीर के अंदर इम्यूनिटी को वीक कर देता है। ये तो हम सभी को पता था, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि क्योंकि ये क्या डिस्ट्रॉय करता है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, प्लेटलेट को, मास्ट सेल्स को, या फिर एरिथ्रोसाइट को। तो आपको ध्यान रखना है HIV वायरस जिसकी भी बॉडी में जाता है वो बॉडी के लिम्फोसाइट्स को खत्म करने लगता है। ये लिम्फोसाइट कौन सी चिड़िया का नाम है भैया? हमारी बॉडी में दो तरीके की हमारे ब्लड में कणिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है RBC और दूसरी होती है WBC। RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स, इन्हीं को लाल रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं, और इनको व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। तो ये जो WBC है, WBC हमारे कई तरीके के होते हैं हमारे ब्लड में, जिसमें से एक तरीके का होता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट एक तरीके का क्या है? श्वेत रुधिर कणिका है। तो HIV वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी में श्वेत रुधिर कणिकाएं या फिर WBC लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और WBC का काम ही क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। जब ये लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो इम्यून सिस्टम भी बॉडी का गिरने लगता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी धीमे धीमे खत्म हो जाती है और बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती है किसी भी बीमारी में। HIV एक तरीके से देखा जाए तो अपने साथ कोई एक बीमारी नहीं लेकर आ रही है, वो शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। आप किसी भी बीमारी से उबर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम, लेकिन जब HIV वायरस आ गया है बॉडी में तो उस केस में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का कि कोई भी बीमारी आएगी तो वो आएगी तो, लेकिन जाएगी नहीं वापस। फीवर आ गया तो फीवर फिर उतरना मुश्किल हो जाता है, डेंगू हो गया तो डेंगू जाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी बीमारी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और बाकी HIV का फुल फॉर्म तो पता है ना, उम्मीद करता हूं पता होगा। अंडमान हैवलॉक आइलैंड हैज बीन रीनेम्ड एज। आपसे कह रहा है अंडमान निकोबार का जो हैवलॉक आइलैंड है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है इसका नाम? तो आपको ध्यान रखना है साल 2017 में ही, आज से करीब 3 साल पहले, गवर्नमेंट ने अंडमान के जो 3 सबसे फेमस आइलैंड थे इन तीनों का नाम बदल दिया था। एक था आपका रोज आइलैंड, अब रोज आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कहलाता है। एक था नील आइलैंड, ये अब कहलाता है शहीद द्वीप, और एक था हैवलॉक आइलैंड जो कि अब क्या कहलाता है? स्वराज द्वीप कहलाता है। तो आपसे किसके बारे में पूछा है? हैवलॉक आइलैंड के बारे में पूछा है। तो हैवलॉक आइलैंड अब क्या बन चुका है?
ये स्वराजदीप बन चुका है। तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही नाम सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट देने के लिए चेंज किए गए थे। सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है तो ध्यान रखिएगा 23 जनवरी को आने वाली है इनकी बर्थ एनिवर्सरी। तो सुभाष चंद्र बोस को एक तरीके से ट्रिब्यूट था। रोज हैज बीन रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील का नाम शहीद द्वीप रख दिया गया और हैवलॉक का स्वराजदीप रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर इन ह्यूमन स्किन। आपसे कह रहा है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको पूछा था एक क्वेश्चन कराया नहीं था लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूछ दिया था एक क्वेश्चन कि हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन होता है, जो कलर होता है, फेयर है या डार्क है, जो भी है, ये कलर किसकी वजह से होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी में क्या होता है, ये होता है मेलेनिन। इसको क्या बोलते हैं, मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द कलर फोटोग्राफी। आपसे कह रहा है, ये जो कलर फोटोग्राफी आजकल चल रही है ना, पहले आपको पता ही होगा ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, तो ब्लैक एंड व्हाइट के बाद कलर फोटोग्राफी को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, इसका श्रेय किसको जाता है। तो आप ध्यान रखना, इनका नाम है जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे और ये ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, यूके के। तो ब्रिटेन के साइंटिस्ट जेम क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा कलर फोटोग्राफी को निजात किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, WWW मतलब क्या है इसका, मतलब है इसका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कौन है, इसके इन्वेंटर कौन है तो ध्यान रखना है आपको, यह है टिम बर्नर्स ली। कौन है, टिम बर्नर्स ली। एक चीज आपको और बता दूं, WWW इसके इन्वेंटर रॉबर्ट किलियाउ भी है, लेकिन जब आपको टिम बर्नर्स ली ऑप्शन में ना दे तब आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट किलियाउ। इसीलिए मैंने लिख दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन को क्योंकि मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, ये पेपर का क्वेश्चन इस तरीके से ऑप्शन नहीं देता है। पेपर में तो कई बार पूछा जा चुका है लेकिन इस तरीके से ऑप्शन नहीं देगा। मैंने आपको बताया इसलिए दिया क्योंकि अब पेपर में आपसे क्वेश्चन में खेल रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ के खेल रहा है, तो आपको भी अब आगे बढ़ के खेलना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि जब भी आप इन्वेंटर्स में देखोगे तो WWW के दो इन्वेंटर आपको दिखेंगे, एक रॉबर्ट किलियाउ और दूसरे दिखेंगे टिम बर्नर्स ली। तो अगर आपको किलियाउ भी ऑप्शन में दे तो आपको ध्यान रखना है टिम बर्नर्स ली ही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर टिम बर्नर्स ली ऑप्शन में ना हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आप देखना रॉबर्ट किलियाउ। अगर ये होगा तो जरूर आप लगा देना आंसर, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, बाकी आपको पता ही है, इंटरनेट को यूज करने के लिए WWW के बिना आप एक्सेस नहीं कर सकते हो इंटरनेट को। रे टॉमलिंसन के बारे में कई बार पूछा जाता है, ये किसके इन्वेंटर है तो ध्यान रखना, ईमेल। ये जो आप ईमेल भेजते हो ये किसके द्वारा बनाई गई है, रे टॉमलिंसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू व्हाट। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज दिया गया है किस वजह से, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की वजह से, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की वजह से, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की वजह से, या वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स की वजह से। ध्यान रखिएगा, अमर्त्य सेन को वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया। एक चीज और, इनको कौन से ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया, इनको 1998 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अमर्त्य सेन के बारे में कई बार स्टेट PSC तक के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखी है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर के लिए इनको दिया गया, और दूसरा आपको ध्यान रखना है 1998 में अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बाथुकम्मा इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। आपसे कह रहा है, ये जो बाथुकम्मा नाम का ये जो फेस्टिवल है, इसको आप हिंदी में भी ऐसे ही लिखोगे, बाथुकम्मा, बाथुकम्मा फेस्टिवल। ये जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है ये कौन से राज्य से एसोसिएटेड है, कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है। बाथुकम्मा फेस्टिवल बेसिकली महिलाएं मनाती हैं और एक तरीके का स्पिरिचुअल फेस्टिवल है। कुछ टाइम पहले करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन बना था। और तेलंगाना में सरकार किसकी है, यहां पर इस टाइम चल रही है चंद्रशेखर राव की सरकार। यहां पे गवर्नर कौन है, ये है तमिसलाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट। आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि सबसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि सबसे ज्यादा हीट या फिर गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, गाय, भैंस, गधा या फिर बकरी। तो ध्यान रखना है, यह है गोट।
गोट, गोट सबसे ज्यादा समर बर्दाश्त कर सकता है, सबसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। इसमें कई सारे लोग भैंस लगा देते हैं, ठीक है, ऑप्शन में भैंस लगा देते हैं, वो इसलिए कि वो देखा करते हैं ना भैंस को, खड़ी है खड़ी है खड़ी है, अब गई भैंस पानी में, ऐसा नहीं है, लेकिन गोट, गोट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन कॉज रेबीज, इनमें से कौन से एनिमल से या कौन से पशु या पक्षी से रेबीज होता है। तो आपको ध्यान रखना ही है, अब तो पता ही है, अब तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, चमगादड़, चमगादड़ से, ओके, कोई समस्या तो नहीं है, मेरी आवाज क्लियर है। थोड़ा जो बैक एंड पे नॉइज आ रहा होगा उसके लिए माफी चाहता हूं। हाँ, स्वच्छ भारत का इरादा तो ही है हमारा। तो अभी ये चले जाएंगे, कैलाश खेर साहब आए हुए हैं अभी। कोई समस्या तो नहीं, ऑल सेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी हाईएस्ट माउंटेन पीक है। देखो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछे विच वन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, विच वन इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आपसे ऐसा तो कुछ नहीं पूछा ना, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, K2। लेकिन वैसे तो हम सभी को पता है पूरे दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है आपकी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंट एवरेस्ट जब हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो जाहिर सी बात है K2 हो जाएगी। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो K2 की हाइट कितनी है, ध्यान रखिएगा, K2 की हाइट है 8611 मीटर, और जो आपकी कंचनजंगा है इसकी हाइट है 8586 मीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और K2 आपकी कहां पड़ती है, K2 आपकी पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ती है, ओके। तो ये जो K2 है, K2 एशियन रीजन में आप बोल सकते हो, माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मकालू रेंज, क्या बोलते हैं, मकालू। मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। ये कहां पड़ती है, ये भी हिमालयन रेंज में पड़ती है। आज मैं हिमालयन रेंज पढ़ाऊंगा प्लस में। प्लस से याद आया, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये बोल रहे हैं अभी कमेंट सेक्शन में, या वैसे भी बोलते रहते हैं कि सर आप करंट अफेयर डेली क्यों नहीं देते हो। बेटा क्या है ना कि जो करंट अफेयर आपको डेली देते हैं उनके काम और मेरे काम में, या उनकी क्लास या मेरी क्लास में आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं कहीं ज़्यादा क्लास लेता हूँ। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। वो जो आपको डेली करंट अफेयर दे देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, आपको पता है करंट अफेयर बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं एक काम कर सकता हूँ कि किसी को 10,000 या 15,000 रुपया दूँ और उसको ये बोल दूँ कि भाई तू करंट अफेयर बना दिया कर और बना के अपलोड मार दिया कर सीधे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उससे सीधी सी बात है यार, मेरी भी गुडविल बनी रहेगी और मैं भी छुटकारा पा जाऊंगा उस समस्या से। 10-15 हजार रुपए में से ज्यादा कोई क्या लेगा बताओ, टाइपिंग के 10-15 क्वेश्चन डेली के टाइप करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि आप सब मेरी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया जा सकता घुट्टी की तरह कि ये लो बेटा ये पी लो, ओके। फिर करंट अफेयर देने का मतलब क्या रह गया, आप लोग इतना भरोसा करते हो मेरे ऊपर। तो करंट अफेयर जो मैं आपके बनाता हूं 24 घंटे में से 2 से 2.5 घंटा ले जाता है वो करंट अफेयर। तो मेरे पास कभी टाइम होता है, कभी टाइम नहीं होता। फिर भी आप ये देख रहे हो कि पिछले 2.5 साल से मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा। हमारे बीच में ये चलता रहा, कभी 2-4 दिन, कभी 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन कभी मैंने बंद नहीं किया। मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अनअकैडमी के लेक्चर हो जाते हैं, वो भी पेड वाले हो जाते हैं अनअकैडमी में। उसके बाद स्पेशल क्लासेस भी आपको देनी होती है। मुझे देता हूँ कि नहीं देता हूँ स्पेशल क्लास। अभी 2 दिन पहले ही वहां पे फ्री क्लास ली हुई है, कल से फिर चालू हो जाएंगी निरंतर स्पेशल क्लासेस। तो ये जो फ्री सेवा हो रही है, ये फ्री सेवा तभी हो पा रही है जब मैं बेटा कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी कॉम्प्रोमाइज करता हूं। तो जहां पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं वहां पर आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं रोबोट नहीं हूं कि हर दिन एक जैसा जाएगा।
किसी दिन मैं आपको 100 क्वेश्चन कराता हूं तो किसी किसी दिन मैंने आपको 300 क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो चीजों को आप समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करंट अफेयर जहां से करना चाहें कर सकते हैं। मैंने आपको बांध तो रखा नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहेंगे तो जुड़े रहेंगे, अगर आपको भरोसा है। नहीं जुड़ना चाहते तो नहीं जुड़िए। मैंने देखो किसी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, ठीक है। बट हाँ, जो करता हूं यार 100% करने की आदत है मेरी, और जो करता हूं पूरे दिल से ही करता हूं। दिल नहीं मिलता तो फिर मैं नहीं करता हूं। तो जब तक भी आपको करंट अफेयर दूंगा, मक्कारी से नहीं दूंगा। करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके से दूंगा जैसे मैंने हमेशा दिए हैं, तभी एग्जाम में जो देखने को मिलते हैं वही मिलते रहे। ऐसा ना हो कि यार करंट अफेयर पढ़ाए जा रहा हूं, एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें यार मेरे पास पढ़ाने को बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अभी आप देख रहे हो यहां पर मैं खड़ा हूं, वरना इस टाइम पर मैं सो रहा होता, है ना। आराम से सोता, आराम से उठता, प्लस में क्लास लेता, सारी चीजें करता। लेकिन क्या जरूरत थी ये करने की? आप लोग कहते रहते, 1 महीना निकल गया था, 1 महीना और निकल जाता, पेपर भी निकल जाता, मेरा क्या जाता? कुछ नहीं जाता। लेकिन खड़ा हूं सुबह सुबह आपके सामने, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज चीजों से होता है अगर कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो। कुछ मैं समझ रहा हूं, कुछ आप समझो। बाकी साथ तो छोड़ा नहीं है कभी, ना साथ छोड़ूंगा। कुछ सोच ही रहूंगा आपके लिए करंट अफेयर में भी। अभी चाहता था मैराथन दी है आपको, तो ये बात सिर्फ समझने वाली है। कोरू सिटी इज वेल नोन फॉर। कोरू सिटी किसके लिए जानी जाती है? आप एक चीज और देखो, जो लोग भी आपको करंट अफेयर देते हैं, डेफिनेटली आप देख लेना, क्योंकि आप तो ऑनलाइन हो, आप सबकी क्लासेस देख सकते हो। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस आप इतना देखना कि मैं जितने प्लेटफॉर्म्स में पढ़ा रहा हूं, मैं जितनी जगह आके पढ़ा रहा हूं, मल्टीपल जगहों में सुबह शाम तक एंगेज रहता हूं, इतना वो व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी रहेंगे तो उनकी भी क्लास इस तरीके से हिलेंगी, ठीक है। तो मेरे पास प्लेटफॉर्म्स ज्यादा है, मैं ज्यादा क्लासेस लेता हूं, ज्यादा प्लेटफॉर्म पे जा जाके लेता हूं, तो इस वजह से चीजें आगे पीछे होती हैं। लेकिन स्टूडेंट जानते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी मेरा साथ नहीं छोड़ते कभी, वो जानते हैं कि सर के साथ क्या है क्या नहीं है। खैर, कोरू सिटी किस चीज के लिए जाना जाता है आपको पता है? कोरू सिटी फेमस है सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए। किसके लिए फेमस है? सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए। कोरू सिटी कहां पड़ता है? ये फ्रेंच गुआना में पड़ता है। मैं जब आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं तो आए दिन आपको बताता रहता हूं कि फ्रेंच गुआना से ये सैटेलाइट लॉन्च करी गई, वो सैटेलाइट लॉन्च करी गई। जैसे कि इस साल GSAT 30 17 जनवरी को लॉन्च करी गई थी इसरो के द्वारा, तो ये भी फ्रेंच गुआना से ही लॉन्च करी गई थी। और फ्रेंच गुआना में कहा? कोरू सिटी। कोरू सिटी एक ऐसा शहर है जहां पर मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, जहां से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं मल्टीपल कंट्रीज। केवल एक देश नहीं, कई सारे देश यहां के सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड को एक तरीके से आप बोल सकते हो रेंट पे लेकर अपनी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। जो आपके दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं, इनको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी कहां से मिलती है? जो ये इतने सख्त होते हैं और स्ट्रेंथ इनमें होती है, ये किस वजह से होती है? जाहिर सी बात है, कैल्शियम की वजह से, ठीक है। और कैल्शियम का रिच सोर्स क्या है? मिल्क, दूध। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन ओथ बाई हुम। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हैं, इनको शपथ दिलाई गई थी किसके द्वारा, या इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी किसके द्वारा? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, जेल नेहरू। वैसे तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और इसमें अब अगर एक ऑप्शन दे दिया जाता है राजेंद्र प्रसाद, तो सबसे ज्यादा लोग वही लगाते हैं आंसर, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यह गलती हो जाती है। सही आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्पेशली क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके पीछे कोई रीजन है, ठीक है। अदरवाइज आपसे नॉर्मली क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता? सिंपली उसको पूछना होता तो पॉलिटी का क्वेश्चन बना के पूछ देता। सिंपली आपसे क्या पूछता कि भैया प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आपका आंसर होता राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा? पहले प्रधानमंत्री को किसने दिलाई थी? दैट मीन्स समथिंग वॉज डिफरेंट ओवर देयर। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है, इसका कार्यकाल कितने साल का होता है?
तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और एनएचआरसी का जो चेयरपर्सन है, इसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी रिटायरमेंट एज है 70 साल। ये 70 साल तक अपनी सीट पर रह सकता है और 5 साल तक चेयरपर्सन के रूप में सर्व कर सकता है। इस टाइम पे हमारे एनएचआरसी चेयरपर्सन कौन है, ये है एचएल दत्तू। कौन है, एचएल दत्तू, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। अगला क्वेश्चन है, मोपला रेबेलियन ऑफ 1921 टुक प्लेस इन। 1921 का जो मोपला रेबेलियन है, ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ था, ये कौन सी जगह में हुआ था, ये हुआ था केरल में। केरल में ये किससे एसोसिएटेड है, किस चीज से एसोसिएटेड है मोपला रेबेलियन, ये जमींदारों के खिलाफ एक तरीके से प्रोटेस्ट था। बात आ रही है समझ। अंग्रेजों की पॉलिसी जो जमींदारों के साथ थी उस टाइम पर, जमींदार क्या क्या करते थे, लोगों को बटाई पर दिया करते थे अपनी जमीन और उनसे काम कराया करते थे। उसका कुछ हिस्सा, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उनसे प्रॉमिस किया जाता था, वो उनको दे देते थे। और कई बार क्या होता था, जब खेती अच्छी हो जाती थी, वैसे किसानी कराया करते थे, जब खेती अच्छी हो जाती थी तो उनको उनका मुआवजा भी नहीं देते थे, इवन उनसे उनकी खुद की जमीन क्या करते थे, छीन लेते थे। तो मोपला रेबेलियन इन्हीं सारी पॉलिसीज के खिलाफ था। इस टाइम पर खिलाफत आंदोलन भारत में चल रहा था। हु हैड बिकेम इंडियन वुमेन टू विन जूनियर विंबलडन टाइटल। ये कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने जूनियर विंबलडन टाइटल जीता है, तो ध्यान रखिएगा, ये है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने जूनियर विंबलडन टाइटल अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने जीता, और इससे जो इनको रिवॉर्ड प्राइज मिला था, ये इन्होंने तेलंगाना सरकार को कोविड पैंडेमिक के दौरान दान कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल डिस्टेंस ऑफ मैराथन। जो मैराथन होती है, जो आप मैराथन दौड़ते हो, इसकी यूजुअल डिस्टेंस कितनी होती है, कितने डिस्टेंस की ये होती है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 26 मील भागना पड़ता है। कितना, 26 मील। अगर किलोमीटर में बोले तो करीब 42 किलोमीटर होता है, 42.1 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर की यह दौड़ होती है मैराथन। कोई भी मैराथन हो, 26 मील की मैराथन होती है, ठीक है। और 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, मतलब 1600 मीटर होते हैं। तभी आप देखोगे पुलिस का या आर्मी का जो भी टेस्ट होता है आपका, उसमें ज्यादातर में आपको 1600 मीटर भगाया जाता है। वहां पर यह नहीं लिखा रहता 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर। तो कंसेप्ट यही है कि आपको किलोमीटर के हिसाब से नहीं, 1 मील भगाया जाता है वहां पर। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड हैड इंट्रोड्यूस्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बात तो किसको दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेट मेंटोर्स को दिया जाता है। ग्रेट मेंटोर्स को, टीचर्स को दिया जाता है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नोन एज ऑस्कर ऑफ क्रिकेट। इनमें से कौन सा अवार्ड है जिसको क्रिकेट का ऑस्कर बोला जाता है। रणजी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, नेटवेस्ट ट्रॉफी या फिर आईसीसी ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा, ऑस्कर ऑफ क्रिकेट बोला जाता है आईसीसी ट्रॉफी को। अगर आईसीसी ट्रॉफी जो भी टीम जीतती है तो एक तरीके से बोला जाता है कि क्रिकेट का ऑस्कर उसने जीता है। यहां पर एक चीज आपको और समझा दूं, अगर आईसीसी ट्रॉफी ऑप्शन में ना हो तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा गारफील्ड सोबर्स। गारफील्ड सोबर्स, ये पिछले टाइम किसको मिली थी, ये बेन स्टोक्स को मिली है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स है ना खिलाड़ी, इनको मिली हुई है। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने सीजीएल दिया है इस बार का 2019 का, जब हमारा मार्च में हुआ था ना, मार्च 2020 में, इसी साल जब सीजीएल हुआ था कोविड पैंडेमिक से पहले, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस बार का गारफील्ड सोबर किसको दिया गया। आंसर है बेन स्टोक्स। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं या कौन सा खेल किस कोर्ट में खेला जाता है। बेस्ट स्ट्रोक वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, आपसे कह रहा है। अब देखो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड से एसोसिएटेड और कुछ पूछे जाते हैं नंबर ऑफ प्लेयर से एसोसिएटेड। तो बेस्ट स्ट्रोक वर्ड इनमें से कौन से गेम में यूज किया जाता है। वैसे बेस्ट स्ट्रोक वर्ड मल्टीपल गेम्स में यूज किया जाता है, लेकिन ऑप्शन तो 4 है, इनमें से एक ही आपको सिलेक्ट करना है। साइकिलिंग में नहीं होता है, चेस में भी नहीं होता है, हॉकी में भी नहीं होता है, टेबल टेनिस में यूज किया जाता है बेस्ट स्ट्रोक वर्ड।
एक और गेम कोई बता सकता है जिसमें बेस्ट स्ट्रोक वर्ड यूज किया जाता हो? चलिए मैं बताता हूं, स्विमिंग। स्विमिंग में भी बेस्ट स्ट्रोक वर्ड यूज किया जाता है। स्विमिंग के लिए एक बड़ा ही फेमस वर्ड है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। कई बार पूछ चुका है, बटरफ्लाई वर्ड कौन से गेम में यूज किया जाता है? स्विमिंग, तैराकी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कंटेन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ कंट्री? भारत का यह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? ध्यान रखिएगा, यह है महाराष्ट्र का थाने। थाने सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पर निवास करती है। अगर पूछा जाए दुनिया में कौन सा वर्ल्ड है, दुनिया में कौन सा सिटी है, तो ध्यान रखिएगा यह है आपका टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला यह शहर है पूरी दुनिया का। भारत में अगर बोला जाए तो थाने। और हमारा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? यह है उत्तर प्रदेश, करीब 23 करोड़। इन विच ईयर अमृत बाजार मैगजीन स्टार्टेड? आपसे कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका काफी फेमस है, अमृत बाजार पत्रिका। तो इतिहास में कौन से साल में इसकी शुरुआत करी गई थी? 1885, 1922, 1916 या 1868? ये 1868 में स्टार्ट करी गई थी अमृत बाजार पत्रिका। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इनका नाम था शिशिर कुमार घोष। क्या नाम था? शिशिर कुमार घोष। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, अमृत बाजार पत्रिका को। ये इसके संपादक आप बोल सकते हो, पब्लिशर बोल सकते हो इंग्लिश में। विच सोसाइटी एक्टिविस्ट ऑफ महाराष्ट्र इज नोन एज लोकहितवादी? आपसे कह रहा है इनमें से कौन से सोसाइटी एक्टिविस्ट है जिनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ये है गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, लोगों के वेलफेयर के काम करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए इनको लोकहितवादी का टाइटल दिया गया था। मेरी आवाज प्रॉपर है, आप सभी तक पहुंच रही है? बहुत बढ़िया। ये कौन है? अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्लास 12 दे दी जाए। क्लास 12 चल नहीं रही है, क्लास में टाइम से आना नहीं है, 20 क्लास में आना है, फिर कहना है क्लास 12 नहीं चल रही है। हु अपॉइंट्स द कैबिनेट ऑफ चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट को कौन अपॉइंट करता है? तो ध्यान रखिएगा, चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट को गवर्नर अपॉइंट करता है, राज्यपाल। और चीफ मिनिस्टर को भी राज्यपाल ही अपॉइंट करता है। सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। केंद्र में जो प्रधानमंत्री है, पीएम को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, ठीक है। और पीएम के कैबिनेट को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेगा। उसी तरीके से सिंपली राज्य में है, सीएम को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करेगा, और इसके कैबिनेट को भी गवर्नर ही अपॉइंट करेगा। सीधा सीधा रूल है दोनों जगह। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी प्लेयर्स इन अ खो खो टीम? खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज द नियरेस्ट टू पाकिस्तान? आपसे कह रहा है भारत का यह कौन सा शहर है जो कि पाकिस्तान के सबसे करीब है? यह है अमृतसर। अमृतसर कितने किलोमीटर दूर है? 0 किलोमीटर। क्योंकि भैया अमृतसर यहां से खत्म होता है तो बस इसी बाउंड्री लाइन से इधर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। अटारी बॉर्डर पता है ना, बस एक लाइन का फर्क है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज नोन एज रमाकांत, रामपति एंड रमन राम? आपसे कह रहा है इनमें से कौन से देवता है जिनको रमाकांत, रामपति और रमन राम के नाम से जाना जाता है? ये लॉर्ड विष्णु है। लॉर्ड विष्णु के तीनों नाम हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे शिवा, शिवा के कई सारे नाम हैं। महाकाल, इंग्लिश में डिस्ट्रॉयर बोलते हैं शिवा को, ठीक है, विनाशक, नाश करने वाले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एपीजे अब्दुल कलाम हैड गिवन हिज लास्ट स्पीच? आपसे कह रहा है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो थे, इन्होंने अपनी आखिरी स्पीच कौन से इंस्टीट्यूट में दी थी? इन्होंने अपनी आखिरी स्पीच आईआईएम शिलोंग में दी थी। कहां पर? आईआईएम शिलोंग। अगला क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशनरीज थॉट वॉज भगत सिंह रीडिंग इन हिज लास्ट डेज? भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उन दिनों भगत सिंह जेल में एक किताब पढ़ रहे थे। किस क्रांतिकारी की किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह? भगत सिंह व्लादिमीर लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। और व्लादिमीर लेनिन भी एक रेवोल्यूशनरी थे। कौन से देश के थे?
यूएसएसआर के, जिसको आज की डेट में आप रशिया के नाम से जानते हो। तो रशियन रेवोल्यूशनरी या रशियन क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन की किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो फांसी के लिए जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उनकी किताब में कितने पन्ने बचे थे? 3 पेज बचे थे। उन्होंने कहा था क्या मैं 3 पेज खत्म कर सकता हूं? तो जो जेलर उन्हें लेने आया था उसने कहा था नहीं, नहीं कर सकते खत्म, तुरंत चलना होगा। तो भगत सिंह ने एक मुस्कान दी, एक मुस्कुराहट के साथ उनका ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन देयर मस्ट बी हाउ मैनी मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपसे कह रहा है कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संवैधानिक सभा थी इसमें कितने सदस्य होने चाहिए थे? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो प्रपोजल रखा गया था वो ये रखा गया था कि 389 मेंबर होने चाहिए संवैधानिक सभा में। बट एक्चुअली कितने मेंबर थे? एक्चुअली 299 मेंबर रह गए थे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, आफ्टर रीफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 हाउ मैनी मेंबर्स वर रिमेन्ड। मतलब जब रिफॉर्म किया गया उस कमेटी को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब रिफॉर्म किया गया तो कितने बचे थे उसमें, कितने रिमेंड रह गए? तो 299 अब आपका आंसर होगा। तो कैबिनेट मिशन ने कितने अप्रूवल दिए थे? 389 का अप्रूवल दिया था, लेकिन 299 ही बचे थे फिर उसमें। अगला क्वेश्चन है, बी आर अंबेडकर वॉज इलेक्टेड फ्रॉम विच प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बी आर अंबेडकर संवैधानिक सभा के लिए इलेक्ट हुए थे कहां से? तो ये इलेक्ट हुए थे बंगाल से। ठीक है, एक चीज और, आपसे एक क्वेश्चन अगर डिटेल में जाके मैं अगर पूछना चाहूंगा तो यहां पर यह पूछूंगा कि बी आर अंबेडकर बंगाल से जब चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, उस टाइम पर बंगाल में किसकी सरकार चल रही थी? तो ध्यान रखिएगा, उस टाइम पर बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार चल रही थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। और मुसलमानों ने मुस्लिम लीग से हटकर बी आर अंबेडकर को वोट दिया था। ये काफी बड़ी बात थी उस टाइम पर। तो ये चुने गए थे कहां से? बंगाल से। और बी आर अंबेडकर का भी इसी महीने महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया गया है 6 दिसंबर को। किस दिन? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1956 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछूं, बी आर अंबेडकर का जो समाधि स्थल है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको क्षेत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? क्षेत्र भूमि। जैसे महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट बोलते हैं ना, उसी तरीके से इनके समाधि स्थल को क्षेत्र भूमि बोला जाता है। देयर आर हाउ मैनी चैप्टर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने चैप्टर्स हैं? तो बच्चा बच्चा भी बता देगा, 22 चैप्टर्स हैं हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, विच पार्टी हैड फर्स्टली रिप्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपसे कह रहा है ये कौन सी पार्टी है जिसने सबसे पहले आइडिया दिया था संविधान का आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारी जो संवैधानिक सभा थी इसमें हमारा संविधान का आइडिया सबसे पहले दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी गई? 1923 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करी गई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करी गई। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये 2 लोग थे, एक थे CR दास, चितरंजन दास इनका पूरा नाम, और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने करी थी, साथ में सलीमुल्लाह खान और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना। और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कोई समस्या तो नहीं? सब सेट। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पर करी गई थी? इसकी स्थापना कोलकाता में करी गई थी, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन विच सिटी। आपसे कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कौन से शहर में कंडक्ट करी थी? इसकी पहली मीटिंग कंडक्ट करी गई थी दिल्ली में। और कब करी गई थी? 1946 में। और इसकी आखिरी मीटिंग भी आपसे पूछ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी मीटिंग करी गई थी
24 जनवरी 1950 को। और ये जो करी गई थी पहली मीटिंग, ये करी गई थी करीब 10 दिसंबर को, माफ करिएगा 10 नहीं 9 दिसंबर को 1946 को। तो पहली और आखिरी दोनों है आपके सामने, ध्यान रखना, भूलना मत। Who had introduced the idea of preface in front of Constituent Assembly? संवैधानिक सभा के सामने प्रीफेस का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? प्रीफेस का मतलब समझ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था? प्रस्तावना मतलब समझते हैं ना, जब आप ऐसे लिखने जाते हो तो उसमें स्टार्ट की जो आप 3-4 लाइन लिखते हो, इंट्रोडक्शन उसका लिखते हो, उसको बोलते हैं प्रस्तावना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो प्रीफेस लिखा हुआ है, ये इनमें से किसका आइडिया था? चलो अच्छा, आप ही का आंसर देख लेता हूं कौन सही बोल रहा है। ऋषभ राजावत बिल्कुल सही आंसर है। राहुल भुई आंसर सही है। जो लोग भी जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। ठीक है, ये आइडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। वेरी नाइस। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फॉर्मुलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1946? 1946 में जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ तो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार के रूप में किसको अपॉइंट किया गया था? ये है बीएन राव। बीएन राव को एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर हैड इंट्रोड्यूस्ड विच इंडियन एम्परर एज द मोस्ट पावरफुल इन हिज ऑटोबायोग्राफी? बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में किस भारतीय शासक को सबसे ज्यादा पावरफुल बताया है? बाबर ने सबसे ज्यादा पावरफुल राजा कृष्णदेव राय को बताया। कृष्णदेव राय कौन से एम्पायर से बिलोंग करते थे? ये विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते थे। किससे? विजयनगर एम्पायर। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो विजयनगर एम्पायर के अंदर तुलवा डायनेस्टी, तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने वही दे दिया है। कृष्णदेव राय बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? अभी मैंने आपको बताया तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखो यहां पर विजयनगर डायनेस्टी भी दे रखा है, लेकिन विजयनगर डायनेस्टी नहीं थी, विजयनगर एम्पायर था। इस वजह से यह ऑप्शन मैंने नहीं लिया। तुलवा डायनेस्टी, डायनेस्टी पूछा है तो डायनेस्टी ही बताओगे ना। एक एम्पायर के अंदर कई सारी डायनेस्टी हो सकती है, जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज हम लोग पढ़ते हैं ना। बाबर हैड टोल्ड लीस्ट अबाउट विच थिंग इन हिज ऑटोबायोग्राफी? बाबर ने सबसे कम अपनी ऑटोबायोग्राफी में सबसे कम किसके बारे में बताया है? भारतीय सभ्यता, अपने युद्धों के बारे में, कर के बारे में, या फिर अपने ओरिजिन के बारे में जहां से वो फरगना से आया था? तो बाबर ने सबसे कम युद्धों के बारे में बताया हुआ है, वॉर्स के बारे में सबसे कम लिखा हुआ है। और बाबर ने कौन सी लैंग्वेज में अपनी आत्मकथा लिखी? इसने तुर्क लैंग्वेज में लिखी थी, टर्किश में। अगला क्वेश्चन है, देयर इज हाउ मेनी डेज डिफरेंस बिटवीन 2 पूर्णिमा? ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो पूर्णिमा मनाई जाती है ना, पूर्णिमा और अमावस, ठीक है, पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, अमावस में चांद दिखता ही नहीं है। तो ये जो पूर्णिमा होती है, आपसे पूछ रहा है कितने दिनों के अंतराल में होती है? ध्यान रखिएगा, करीब 29 दिन, करीब 29 दिन होता है। ठीक है, अबाउट 29 डेज। तो अराउंड 29 के आसपास आप देख लो, 28.5 वाला हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 29.5 वाला तो 30 में कंसीडर किया जाएगा, तो 28.5 दिन करीब। अगला क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे हैज बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं? ये कम ही लोगों को पता होगा। ये महाराष्ट्र के 19वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या तो नहीं? ठीक है। एक अर्जेंट ऑफिशियल कॉल है, मुझे जाना पड़ रहा है। मैं आज की क्लास यहीं पर छोड़ रहा हूं। कल कोशिश रहेगी इतने ही बजे मैं आ जाऊंगा। आज मैं 70 क्वेश्चन ही करीब करा पाया हूं। कल मैं 130 क्वेश्चन कराऊंगा, आज के 30 और कल के 100। ठीक है, तो कल 14वीं क्लास आ जाएगी। मैं माफी चाहता हूं, मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज पूरे दिन क्लासेस में बिजी हूं, इसी वजह से मैंने सोचा सुबह सुबह चल के पढ़ा देता हूं। तो अभी मैं तुरंत विराम दूंगा और बाकी जो पार्ट 12 है ये शाम तक री अपलोड में कराता हूं। देखता हूं वो टेक्निकल इश्यू सॉर्ट आउट हो जाता है तो कराता हूं, नहीं तो री अपलोड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी की बात यहीं तक। माफी चाहता हूं मैं अभी के सेशन के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।